हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस ब्रीडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से ब्रीडिंग होती है डिस्कस की, और आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, किस तरीके से आप डिस्कस को इजीली ब्रीड कर सकते हो। इन पूरी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस के ब्रीडिंग के लिए क्या सेटअप होना चाहिए, वो वीडियो तो मैंने आपके लिए बना दिया था। अभी डिस्कस ब्रीड कैसे, मतलब वो ब्रीड कैसे होते हैं, उस बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और मैंने पूरा वीडियो भी कैप्चर किया हूँ एग्स देने से लेके बेबीज़ बॉडी पे आने तक का। आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया किस तरीके से ब्रीडिंग होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जब डिस्कस एग्स देते हैं, अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ऐसे वर्टिकल कोई भी चीज़ है उसके ऊपर एग्स देते हैं। जैसे ये ब्रीडिंग स्लेट जो मैंने लगाया है, उसके ऊपर आप देखिए वो एग्स, फीमेल एग्स दे रही है और मेल उसको फर्टिलाइज़ कर रहा है। मतलब इनमें कुछ ऐसा फिज़िकल इंटरकोर्स वगैरह नहीं रहता है। फीमेल बस एग्स देती है और मेल उसके ऊपर अपना स्पर्म छोड़ के बस उसे फर्टिलाइज़ कर देता है। इसी तरीके से इनका ये ब्रीडिंग प्रोसेस होता है। और ये जो अभी प्रोसेस चल रहा है, ये एग्स देने के बाद ये दोनों सेम तरीके से, फीमेल जैसे ही एग्स देती है, मेल भी वो सेम तरीके से उस एग्स को फर्टिलाइज़ करता है। ये प्रोसेस पूरा इनका समझ लीजिए 4 से 5 घंटा भी चल सकता है। और पूरे प्रोसेस के दौरान आप देखोगे कि मेल भी पूरी तरीके से कोऑपरेट करते हुए एग्स को फर्टिलाइज़ करता रहता है। ये प्रोसेस होने के बाद थोड़ा देर के लिए आप वेट कर लीजिए। मतलब जब आपको दिखेगा कि वो नॉर्मल तरीके से वो हो गए हैं, एग्स देके उनका हो गया है, उसके बाद आप चाहे तो एग्स को कवर कर सकते हो। जैसे उन्होंने एग्स दे दिया है, देखिए वो वहाँ से हट गए हैं। अभी मैं इसे नेट से कवर कर देता हूँ, क्योंकि नेट से कवर करने का बेनिफिट ये होता है, जब आपके पैर जब एग्स देते हैं तो चांसेस ये है कि वो उस एग्स को खा ले। क्योंकि कैसा होता है, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। एग्स की क्वांटिटी कम हो, या फिर एग्स की क्वालिटी ख़राब हो, या तो फिर वो किसी चीज़ से डर के मारे स्ट्रेस में आके खा ले, या आपस में उनका एग्रेशन जो होता है वो उसके चलते वो झगड़ा करने से भी एग्स को खा ले। तो इसीलिए बेटर ये रहता है कि आप एग्स को कवर कर दो। और उसके लिए आप स्टेनलेस स्टील का ऐसा नेट ले सकते हो। इसको पूरी तरीके से मैंने ऐसा गोल कर दिया है, और ये जो आप स्लेट देख रहे हो उसमें मैंने डाल दिया है। जहाँ पर एग्स है उसके थोड़ा सा आप नज़दीक रखिएगा ये नेट, सो दैट क्या होता है, वो अपने एग्स को फ़ैन करते हैं। तो आप जब इसे थोड़ा नज़दीक रखते हो तो उन्हें वो फ़ैन करने में दिक्कत नहीं होती है। और वो फ़ैन करने का मेन रीज़न ये होता है कि एग्स के ऊपर कुछ भी डस्ट वगैरह जो बैठता है वो उसे क्लीन करते रहते हैं, ताकि बेबीज़ को हैच होने में प्रॉब्लम ना हो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप ध्यान में रखिए, ये चीज़ को भी आप फॉलो कीजिएगा। और एग्स ये हैच होते हैं 60 to 72 आवर्स के अंदर। अभी आप देखिए ये 60 आवर्स भी नहीं हुए थे टोटल, बट हैच होना स्टार्ट हो गए थे। आप देख सकते हो सारे एग्स ब्लैक हो गए हैं, और बाकी के एग्स इन्होंने खा लिए, क्योंकि वो सारे वाइट हो गए थे और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये हैच होंगे बाकी के जो है, इसीलिए मैंने नेट पहले ही निकाल दिया था। बट फॉर्चुनेटली ये हैच हो गए हैं, और बाकी के जितने भी ख़राब एग्स थे उन्होंने सिर्फ उसे ही खाया है, क्योंकि मैंने देखा था जो फर्टाइल दिख रहे थे वो बहुत कम थे, और जितने थे इन्होंने वो सारे को रख दिया है। बाकी के सारे जितने भी वाइट एग्स थे वो खा गए। अभी आप देखिए ये जो मैंने पॉइंट आउट किया है, ये एक बेबी हैच हो चुका है। 60 आवर्स के अंदर अंदर बाकी के बेबीज़ भी हैच हो जाएंगे, वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि 60 आवर्स के बाद वो बेबीज़ हैच होने के बाद सब कैसे लग रहे हैं। देखिए 60 आवर्स हो चुके हैं और बेबीज़ सारे हैच हो गए हैं। आप देखिए वो ब्लैक कलर में पूरे मतलब किस तरीके से हिल रहे हैं। ये सारे रिगलर्स अभी हैच हो चुके हैं, और अभी ये 3 दिन के बाद फ्री स्विम करने लगेंगे। तब तक ये इसी तरीके से रहेंगे, और जो अपना एग, उसका एग सैक जो रहता है उसमें से उन्हें पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा, जो वो सैक को ही लगे हुए है फ़िलहाल वो, और वैसे ही स्टिक रहेंगे। पेरेंट्स जो है वो उनका केयर करेंगे। समझ लीजिए बेबीज अगर नीचे गिर जाते हैं तो वापस से उन्हें उठा के वो जगह पर स्टिक कर देंगे। इस तरीके से वो 3 दिन तक अभी इनका केयर करते रहेंगे। बट जब तक बेबीज़ फ्री स्विम नहीं करते वो कुछ भी नहीं खाएंगे, वो एग सैक से ही उनका जो भी न्यूट्रिशन है उन्हें मिलता रहेगा। 3 दिन के बाद, मतलब समझ लीजिए 4th डे पे वो स्विम करना स्टार्ट कर देते हैं।
और ये सारी चीज़ें जब आप खुद विटनेस करोगे, आपको मैं बता नहीं सकता कि आपको कितना अच्छा लगेगा ये सारा मतलब देख के, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेचुरल है। मतलब इसमें कि मतलब कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं है, सारा नेचुरल है। आप बहुत एंजॉय करोगे इस चीज़ को। सो अभी देखिए ये 3 दिन होने के बाद 4th डे है। ये 4th डे में बेबीज़ स्विम करने लगे हैं। आप देख सकते हैं वो सारे फ़िल्टर की तरफ जाके स्विम कर रहे हैं। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। फ़िल्टर जो है वो ज़्यादा डार्क है और डिस्कस के बेबीज़ जो होते हैं वो डार्क ऑब्जेक्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए इसका जो बैकग्राउंड है, सारा बैकग्राउंड हम वाइट करते हैं ताकि कोई भी चीज़ उन्हें पेरेंट्स के अलावा डिस्ट्रैक्ट ना करे, क्योंकि अगर वो कोई और चीज़ को जाके स्टिक हो जाएंगे तो वो उसे कुछ खाने नहीं मिलेगा बेबीज़ को, और वो उसके ही वजह से वो मर जाएंगे। क्योंकि जब डिस्कस ब्रीड होते हैं तो पेरेंट्स के बॉडी पे एक म्यूकस जमा होता है, वो जो स्लाइम कोट होता है वो उसी को खा के रेज होते हैं। स्टार्ट के 10 दिन तो उन्हें आपको कुछ भी फीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो देखिए ये जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, जब हैच हो जाते हैं, फ्री स्विम हो गए, तो आपको पता है बेबीज़ कहीं भी गिरे हुए नहीं रहेंगे। तो आप अच्छे तरीके से वाटर का जो क्वांटिटी है वो कम कर सकते हो। वाटर लेवल कम करने का मेन रीज़न ये है, जितना कम पानी होगा उतने ज़्यादा उनके कम चांसेस होंगे कि बेबी यहाँ वहाँ घूम जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी होगा तो बेबीज़ यहाँ वहाँ घूम जाते हैं, जिस वजह से वो मर भी जाते हैं। और जो बेबीज़ पेरेंट्स के पास ही रहते हैं वही खाली फिर सर्वाइव कर पाते हैं। और पेरेंट्स जाके अपने बेबीज़ को रिटर्न लाते हैं अगर कोई बेबी यहाँ वहाँ घूम गया हो तो। बट बड़ा टैंक रहेगा तो वो भी अच्छे तरीके से उन्हें नहीं मतलब ऐसा लेके आ पाते हैं, नहीं प्रोटेक्ट कर पाते। सो इसीलिए बेटर ये रहेगा, पानी कम कर देना चाहिए। 30 to 40% आपके एक्वेरियम का, 40% फिर भी ज़्यादा हो गया, 30 to 35% इनफ हो जाता है। सो आप वाटर लेवल कम कर लीजिएगा। ये फ़िल्टर भी मैंने इसमें से बाद में हटाया है। फ़िलहाल अभी फ़िल्टर है क्योंकि मुझे लगा था शायद ये पेयर्स ने कलर डार्क कर लिया है तो इतना दिक्कत नहीं होगी, बट आगे जाके मुझे दिक्कत हुई थी, इसीलिए मैंने फ़िल्टर हटा दिया था। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सो अभी देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि पेरेंट्स जाके बेबीज़ को खुद लेके आते हैं। इसमें एक बेबी देखिए पूरा उसका जो ग्रुप है उससे अलग हो गया, ये फीमेल ने उसे अभी पकड़ लिया है। ऐसा आप एक्सपीरियंस करते हो तो प्लीज़ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो फीमेल है उसे खा नहीं रही है, वो लेके जाके उसे ग्रुप में बाकी सबके साथ रख देगी ताकि वो सबकी साथ में केयर कर सके, सबको साथ में प्रोटेक्ट कर सके। देखिए फीमेल ने जाके उसे वहाँ पर छोड़ दिया है और अभी वो बेबी सारे जाके मतलब फ़िल्टर को ही अट्रैक्ट हो गए, क्योंकि उन्हें वो भी अपने पेरेंट जैसा ही लग रहा है क्योंकि वो डार्क कलर है। सो ये एक रीज़न है जिस वजह से आपको कोई भी डार्क ऑब्जेक्ट नहीं रखना होता है अपने एक्वेरियम में। और जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़ीड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी फ़िलहाल 10 डेज़ के लिए तो एटलीस्ट अभी बेबीज़ बॉडी पे है और वो बॉडी पे जो म्यूकस है वही खा रहे हैं। और काफ़ी सारे केसेस में फ़ीमेल्स ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है ब्रीड होने के बाद। आपने देखा होगा मेल का टेल उसने पूरी तरीके से डैमेज कर दिया है। आप भी ये सिचुएशन अगर आप ब्रीड करोगे तो ये सिचुएशन आपके भी सामने आएगी जिसको आपको फेस करना होगा। मैं इसमें चाहता तो मेल को सेपरेट कर सकता था, क्योंकि बेबीज़ की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है, तो वो एक पेरेंट के लिए भी इनफ होगा उतने बेबीज़ को केयर करने के लिए। बट अगर आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको किस तरीके से टैकल किया जाए वो चीज़ भी मैंने इस वीडियो में बताई है। इसीलिए मैंने इनको पार्टीशन में रखा है। बट पार्टीशन आपको कोई ग्लास वगैरह का नहीं करना है। मैं बता देता हूँ किस तरीके का पार्टीशन करना है। आपको नेट का पार्टीशन करना है। वो नेट का जो साइज़ होगा वो 0.75 या फिर 1 इंच, कम से कम उतना साइज़ तो होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ क्यों, क्योंकि एक साइड आप मेल रखोगे, एक साइड आप फीमेल रखोगे, तो बेबीज़ जो है वो दोनों के पास आ जा सकते हैं। जैसे अगर वो फीमेल के पास है और फीमेल उनसे परेशान होके जैसे थोड़ा यहाँ वहाँ अगर भाग रही है, उन्हें बॉडी से हटाना चाह रही है, तो वो ऑटोमेटिकली मेल के पास चले जाएंगे। आप ये चीज़ भी नोटिस करोगे वो अपने बॉडी से दूसरे पार्टनर के बॉडी पे भी बेबी को ट्रांसफ़र करते हैं उनके पास जाके। जब आप ब्रीड करोगे आप ये चीज़ भी 100% एक्सपीरियंस करोगे। बट वो चीज़ मैं कैप्चर इसमें नहीं कर पाया हूँ, बट ये हर ब्रीडिंग पेयर में ये होता ही है। तो ब्रीडिंग के लिए जैसे मैंने बताया, आप हार्डवेयर से प्लास्टिक का वो नेट ले लीजिए। वो नेट मैंने इसमें बताया कैसे है, और उसको आप पीवीसी पाइप से साइड से उसका फ्रेम बना के उसको अपने एक्वेरियम में आप ऐड कर सकते हैं। सो देख लीजिए, अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसा दिखता है वो। सो ये नेट मेरे पास पहले से ही था और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसा एक नेट आप पहले से ही क्रिएट करके रखिए। क्योंकि कैसा है कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है डिस्कस फाइट करना,
ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो ब्रीडिंग के दौरान होती है। तो आप ये चीज़ पहले ही रेडी रखिए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अभी देखिए दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया है। इससे बेनिफिट ये है कि दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे और उनके एग्रेशन की वजह से बेबीज़ को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब वो सेपरेट है तो वो फाइट करने के चांसेस उनके बहुत कम हो जाते हैं। 90% तो फाइट नहीं करेंगे, 10% चांसेस होते हैं, बट वो बहुत रेयर है। सो आप जैसे देख रहे हो इस तरीके से आपको इन्हें रखना होगा, ये फाइट करते हैं तो, ताकि बेबीज़ दोनों पेरेंट के साथ भी रह सके और आपका जो पैर है वो पैर भी आपका स्प्लिट ना हो, सेपरेट ना हो, और एक पेरेंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। सो अभी 10 डेज़ के लिए तो इन्हें जैसे मैंने बताया कुछ फीड करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेल की भी आप जो टेल देख रहे हो ये रिकवर हो जाएगा। ये बस बहुत छोटा सा ही मतलब उसको जो डैमेज हुआ है वो फीमेल ने किया है, वो ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा मेडिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है उस ब्रीडिंग टैंक में। फीडिंग के बारे में मैं बताऊँ तो 10 डेज़ जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं आप उनको बेबी ब्राइन श्रिम्प फीड करना चालू कर दीजिए। आप 3 to 4 टाइम्स फीड कर सकते हो, क्योंकि आप अगर जितना ज़्यादा उन्हें फीड करोगे आपके जो पैर है उनका डैमेज होने का चांसेस उतना कम हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा उनको बेबी ब्राइन श्रिम्प से उनका स्टमक फुल हो जाएगा वो पेरेंट्स को ज़्यादा हार्म नहीं करेंगे। क्योंकि जब बेबीज़ बड़े हो जाते हैं 10 डेज़ में तो नहीं, 20-25 डेज़ के जब हो जाते हैं उस टाइम पेरेंट्स के बॉडी पे आपको मतलब वुंड्स देखेंगे आप, क्योंकि वो बाइट कर करके पूरा उनको ज़ख्म कर देते हैं। सो बेटर है कि आप बेबी ब्राइन श्रिम्प भी उनको जब फीड करें तो अच्छे तरीके से फीड करें। और 30 डेज़ होते होते वो भी आपका जो आप जो भी पेरेंट्स को फीड कर रहे हैं बेबीज़ भी वो फीड लेना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर ही देते हैं। वो पेरेंट्स के साथ रह के वो चीज़ सीख जाते हैं, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी इसमें मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है जब आप ब्रीड करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपका जो वाटर का टेम्परेचर है, टेम्परेचर 28 से 30 के बीच में आपका रहना चाहिए। 31 भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट टेम्परेचर अगर ज़्यादा भी हो जाए तो एग्स जल्दी हैच नहीं होते, और कम भी हो जाए तो एग्स हैच नहीं होते। ये नॉर्मल जो पैरामीटर डिस्कस रखने के लिए वही इसमें यूज़ होता है। अमोनिया आपको पता है, अमोनिया तो ब्रीड करो या नहीं करो वो 0 ही आपका होना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है पीएच, जैसे डिस्कस जो है ये सॉफ्ट वाटर एसिडिक वाटर में रहते हैं, तो इनको जो पीएच का रिक्वायरमेंट रहता है वो काफ़ी कम होता है। सो आपको ब्रीडिंग के लिए जो सजेस्टेड है 5.5 to 6.5 मैक्सिमम। अगर 6 पे है तो बेस्ट है, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बट ज़्यादा होगा तो फिर आपको जो ब्रीडिंग में प्रॉब्लम होगी, बेबीज़ हैच नहीं होंगे। और जैसे मैंने अभी वाटर लेवल कम कर दिया है, उसके बाद जब आप वाटर लेवल इंक्रीज़ करते हो तो आप एक साथ मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वाटर पैरामीटर्स में थोड़ा भी चेंजेस आता है पेरेंट्स तो उसे बेयर कर लेते हैं, बट बेबीज़ बेयर नहीं कर पाते और वो पेरेंट्स के बॉडी से पूरे हट जाते हैं और आपके बेबीज़ उसमें मर भी सकते हैं। सो जैसे आप डेली बेसिस पे समझ लीजिए जो भी वेस्ट है उसको निकाल लीजिए। वेस्ट निकालने के बाद आप थोड़ा सा वाटर ऐड कर लीजिए, मतलब जितना भी आप वेस्ट निकाल रहे हैं समझ लीजिए उसका डबल क्वांटिटी में खाली आप वाटर ऐड कर दीजिए। सिर्फ साइफन करना है, वाटर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइफनिंग में जितना भी वेस्ट निकल रहा है, जितना वाटर निकल रहा है उसको डबल आप कर दीजिए, क्योंकि मैंने इस एक्वेरियम में जो साइफन किया था, अपना जो एरेशन का पाइप होता है उससे मैंने साइफन किया है इसमें, मैं वो भी आपको बताऊंगा। और साइफनिंग करते वक्त किस तरीके से बेबीज़ मेरे हाथ पे आ गए वो भी मैं आपको इसमें ज़रूर दिखाऊंगा। अभी अगर आप नोटिस करोगे तो फ़िल्टर मैंने हटा दिया है, वो इसीलिए क्योंकि पहले मुझे लगा था कि वो बेबीज़ पेरेंट्स को ही अट्रैक्टेड रहेंगे, बट ऐसा हो गया था कि एक टाइम पे सारे बेबीज़ जाके फ़िल्टर को अट्रैक्ट हो गए थे और वो पेरेंट्स के पास जा ही नहीं रहे थे। फीमेल उनके पास भी जा रही है तो वो पेरेंट्स के पास उसके पास नहीं आ रहे थे, तो मैंने फ़िल्टर हटा दिया है। अभी आप देख सकते हो सारे बेबीज़ वो फीमेल के ऊपर ही है। तो आपको कोई भी डार्क ऑब्जेक्ट नहीं रखना है एक्वेरियम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस ब्रीड करने के लिए। देख सकते हो आप बेबीज़, ये मैंने एक टाइम लैप्स में लिया था वीडियो और एक स्लो मोशन भी लिया है जिसमें आप अच्छे तरीके से बेबीज़ को देख सको। सो गाइस, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हैच होने के बाद आपको कोई भी डार्क ऑब्जेक्ट नहीं रखना है एक्वेरियम में। और आप देख रहे हैं जैसे कोई फ़िल्टर फ़िलहाल नहीं है, इसीलिए एक्वेरियम थोड़ा पानी क्लाउडी हो गया है, बट दैट इज़ फाइन। आप जितना जल्दी हो सके उसमें से वेस्ट निकाल दो।
एवरी डे एक बार आपका साइफनिंग इनफ हो जाएगा। और पेरेंट्स को फीड भी प्लीज़ एक ही बार कीजिए। जितना ज़्यादा फीड करोगे उतना ज़्यादा उसमें वेस्ट क्रिएट होगा, अमोनिया क्रिएट होगा, तो ज़्यादा फीड करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार फीड बहुत हो गया। अभी आप देख सकते हो बेबीज़ किस तरीके से मेरे हाथ पे आ गए हैं। जैसे ही मैंने हाथ डाले सारे बेबीज़ मेरे हाथ के ऊपर अट्रैक्ट हो गए थे। सो ये सारी चीज़ें आप खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। जो भी मैं टिप्स इसमें दे रहा हूँ बस आपको उसे फॉलो करना है। और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है ब्रीडिंग करना। अगर आपके पास एक ब्रीडिंग पेयर आ जाता है और आपको डिस्कस रखने में कोई मतलब आप प्रॉब्लम नहीं है, आपका वाटर पैरामीटर सारी चीज़ें आपके यहाँ पर अच्छी है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस को रख लोगे और कोई ये डिफ़िकल्ट काम नहीं है उसे ब्रीड करना भी। अभी आप जो देख रहे हैं ये 3rd डे का वीडियो है और आप बेबीज़ के साइज़ में डिफरेंस देख सकते हो। पहले कितने छोटे थे और अभी वो ग्रो करते करते थोड़े ग्रो हो गए हैं, मतलब नज़र आ रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की है। कोई बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेट करके मैंने नहीं बताया। बहुत बेसिक चीज़ आपको फॉलो करनी है। वाटर पैरामीटर्स, टेम्परेचर, टैंक का जो बैकग्राउंड है वो, बस आपको और कुछ नहीं देखना है। और जैसे मैंने बताया वाटर लेवल आपको कम कर देना है ताकि बेबीज़ ईजीली बॉडी पे आ जाए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डार्क ऑब्जेक्ट कोई भी मत रखिएगा टैंक में जो बेबीज़ को डिस्ट्रैक्ट करे और बेबीज़ उनकी तरफ जाके अट्रैक्ट हो जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो देख के कुछ हेल्प मिली होगी कि किस तरीके से डिस्कस की ब्रीडिंग होती है। और ये वीडियो भी मुझे कैप्चर करने में 6 से 7 दिन लग गए, क्योंकि अंडे देने से लेके उसके हैच होने के बाद बॉडी पे आने तक का सारा मैंने इसमें जो मतलब उसका जर्नी था वो सारा कवर किया। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सो दैट दूसरों को भी पता चले किस तरीके से डिस्कस की ब्रीडिंग होती है। और जो इस हॉबी में नहीं है वो भी इस चीज़ को देख के एडमायर कर सके कि ये हॉबी मतलब इतनी ब्यूटीफुल है। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपके कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और ये डिस्कस का ब्रीडिंग का जो मैंने अभी अपडेट दिया है, इसके बाद बेबीज़ के ग्रोथ का भी मैं अपडेट फॉर श्योर दूंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर सब चीज़ सही रही तो मैं उसका अपडेट आपको दे सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड हैप्पी फिश कीपिंग।